अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इमरान खान साहब ने आज तूफ़ानी किस्म की, धुआंधार किस्म की गुफ्तगू की है अडयाला जेल में। क्या आज गैर मामूली चीज़ें थी अडयाला जेल में? अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत के दौरान जो सहाफ़ी वहाँ पर गए थे, उन्होंने क्या कुछ रिपोर्ट किया, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि आज शेर अफजल मरवत साहब ने जो कल के प्रोग्राम में, गरीदा फारूकी के कल के प्रोग्राम में स्टेटमेंट दिया, उसका एक बड़ा तूफ़ान उठा रहा और जो मेरा ख्याल है काफ़ी सही उठा रहा। और उसके बाद फिर पीटीआई ने उनके ऐलान से लाताल्लुक़ी की। ये क्या मामला है आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जनाब मिशाल यूसुफ ज़ई साहिबा एक के बाद एक तनाज़े को जन्म देते हुए पता नहीं किसके नक्शे कदम पर चल रही हैं। और तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जनाब एक अहम कमेटी बन गई है, इंक्वायरी कमेटी, जो कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात करने जा रही है। ये क्या मामला आपके सामने रखेंगे। आज़म सवाती के साथ आज बड़ा गैर मामूली सलूक हुआ है, उसकी कुछ तफसील आपको देंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि केपी हुकूमत जो है कुछ चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो कर रही है, बड़ी कामयाबी उसकी मिली है। किस बात पर आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ ख़त का जिक्र करेंगे जो जेल से पीटीआई के रहनुमा लिख रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वैसे ये बातें जो मैंने अभी आपको सारी बताई हुई, होप कि इसको कंप्लीट कर ले। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन कहानी है जी इमरान खान साहब अडयाला जेल में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि उनके वकला से जब उनकी मुलाकात हुई थी और उससे पहले जब फैमिली से भी मुलाकात हुई थी, तो ये पता चल चुका था कि अब नए तरीके जो हैं उनको तंग करने के, उनको मज़ीद अजियत देने के, वो ढूंढ लिए गए हैं। और इन नए तरीक़ों में अब जो तरीका ढूंढा गया था वो ये कि उन्हें जो मुलाकात करवाई गई थी वो भी शीशे की दीवार के पीछे से करवाई गई कि वो ठीक से बात तक ना कर सकें। और आज जब अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी, तो इस दौरान भी जो अरेंजमेंट था वो पहले से हट कर अरेंजमेंट था। मीडिया के लिए भी एसओपीज़ इंतहाई सख्त कर दिए गए। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि मीडिया के साथ इमरान खान का इंटरेक्शन ना हो सके। और इसके साथ साथ जो वकला या फैमिली के तवसुत से भी उनकी कुछ बातचीत बाहर आ जाती है, किसी तरह उसको भी कम से कम महदूद कर दिया जाए। और इसके लिए ये अरेंजमेंट्स किए गए। आज सहाफ़ी साक़िब बशीर साहब, जो कि अडयाला जेल में तकरीबन रेगुलर ही अब कवरेज के लिए जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि शीशे की दीवारों और लकड़ी के कैबिन्स के साथ ऐसा अरेंजमेंट किया गया था उस हॉल में जहाँ पर अदालत लगा करती है, कि मीडिया के नुमाइंदों को भी जज साहब से बहुत दूर पीछे कहीं बिठाया गया, कुछ 60-70 फुट की दूरी पर। इतनी दूर बैठे हुए थे मीडिया के लोग कि वो सुन भी नहीं पा रहे थे कि जज साहब क्या कह रहे हैं, कार्रवाई हो क्या रही है, कौन से गवाह सामने आए हैं, उन्होंने क्या बयान रिकॉर्ड कराए हैं, कुछ उनको पता नहीं है। वकील क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, इतनी दूर उन्हें बिठाया गया था। बहुत बड़ा हॉल है चूँकि, तो बिल्कुल उनको कहीं पीछे करके जगह दी गई कि जहाँ पर उन तक कोई कार्रवाई समझ ही ना आए उनको कि हो क्या रहा है। और दूसरा इसलिए भी, इसका मकसद ये भी था कि खान साहब से भी उनका इंटरेक्शन ना हो पाए। और फिर वो ये बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से 5-1 मिनट के लिए ही खान साहब से उनको बात करने का मौका मिला। वो भी किस तरह कि खान साहब जो हैं वो शीशे की दीवार के पीछे थे, मीडिया इस तरफ था, तो खान साहब कुछ कह रहे थे तो वो उन्हें सुन नहीं पा रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने वहाँ पे जो कुर्सी या जो भी शायद कोई स्टूल वगैरह पड़ा होगा, उसके ऊपर चढ़कर मीडिया से बात करने की कोशिश की। अब ये जो शीशे की दीवार है ये तकरीबन 9 से 10 फुट ऊंची है, तो खान साहब उस कुर्सी या जो भी उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर भी खड़े होकर उन्होंने बात करने की कोशिश की, इसके बावजूद भी जाहिर है कि वो इतना उनका ऊपर तक नहीं वो पहुंच पाए कि मीडिया उनको डायरेक्ट देख सकता या उनकी आवाज़ सही तौर पे पहुंच पाती। लेकिन फिर उसी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बात की ताकि किसी भी तरह उनकी कुछ आवाज़ जो है वो मीडिया के नुमाइंदों तक पहुंच जाए और वो अपनी बात कन्वे कर सकें। और फिर इस तरह के हालात में जो 5-7 मिनट वो बोले हैं, वो फिर ऐसा बोले हैं कि उन्होंने कानों से धुएं निकाल दिए और खूब ठीक ठाक किस्म की उनकी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू। एक दफ़ा फिर से उन्होंने सीधा सीधा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का नाम लिया और कहा कि जब लास्ट टाइम मैंने जंगल के बादशाह का नाम लिया था, बादशाह का नाम लिया, तो उसके बाद आज ये और दीवारें बीच में खड़ी कर दी गई हैं सज़ा के तौर पर कि मैंने उनका जिक्र क्यों किया। और उन्होंने फिर इसके बाद कहा कि ये जंगल का ही तो कानून है, इस वक्त हमें यही तो नज़र आ रहा है कि माइट इज़ राइट है।
फौजियों ने जाके पुलिस वालों को मारा भी, भावल नगर वाकये का वो जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद माफ़ी भी उनसे ही मंगवाई। तो और क्या होता है माइट इज़ राइट का कानून, यही तो होता है। फिर उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बड़ा कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी इतने सालों में बीमार नहीं पड़ी जितना अब ये चंद हफ्तों में बीमार हुई है, और मुसलसल बीमार है, और मेरी बीवी को जो सज़ा दिलवाई है बराह रास्त ये आसिम मुनीर ने दिलवाई है। और उन्होंने कहा कि जज बशीर साहब की कनपट्टी पे बंदूक रखकर उनसे ये फैसले करवाए गए हैं। और उन्होंने कहा कि आगे जो मेरी बीवी की जान को ख़तरा है वो भी इसी वजह से है डायरेक्टली, कि ये उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसका जिम्मेदार भी आसिम मुनीर होगा। तो आज आर्मी चीफ का नाम ले लेकर एक दफ़ा फिर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए इमरान खान साहब ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे खौफज़दा देखने की इनकी हसरत अधूरी ही रहेगी, ये मुझे कभी खौफज़दा नहीं देख सकेंगे इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा कि आप जो भी कर लें, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ आसिम मुनीर के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब करता रहूँगा। तो ये थी जी आज खान साहब की बड़ी धमाकेदार किस्म की गुफ्तगू। सीधा सीधा अब वो आमने सामने आ चुके हैं, और मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि उन्होंने कश्तियाँ जला दी हुई हैं, और ये उसी बात की एक और आप समझ लें कि मज़हर है कि ये जो आज उनकी गुफ्तगू है कि वो ना किसी डील की तरफ आ रहे हैं और ना वो किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आज ये जो अरेंजमेंट था, और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी साहिबा का जो एक सेहत का मामला है उसको लेकर के खान साहब गुस्से में ज़रूर नज़र आए, और आज जो जिस तरह से वो बोले हैं उससे ये पता चलता है कि वो इन चीज़ों से, इन हथकंडों से उन्हें तकलीफ़ पहुंची ज़रूर है। और ये इसमें और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने जज साहब से भी आज आखिर में बराह रास्त बात करते हुए ये कहा कि आप इस बात को इंश्योर करें कि बुशरा बीबी साहिबा का एक कंप्लीट चेकअप हो, जिसके बाद फिर जज साहब ने कल इस हवाले से एक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो लेट्स सी कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो सेहत के कंसर्न्स हैं उसको लेकर इमरान खान साहब को क्या पता चलता है। लेकिन ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि खान साहब इस बात के लिए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि वो एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पीटीआई के लीडर्स हैं, वकला हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो आके जो बातें खान साहब कर रहे हैं वो बाहर आके बेचारे उस तरह से रिपीट भी नहीं कर सकते। मैं देख रही थी वो अजीब मुश्किल में है, जब प्रोग्राम्स में भी उनसे बात होती है या जब वो मीडिया टॉक भी करते हैं तो वो बेचारे आके यही कहते हैं कि जो खान साहब का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। तो बेचारे इस तरह करके उसको गोलमोल करके इंडोर्स करते हैं। वो इतनी जुर्रत बेचारे अभी शायद नहीं ला पा रहे कि खान साहब की तरह वो जो है इस तरह नाम पुकार के रिपीट ही कर दें खान साहब की बात को। तो ये एक उनके लिए अलग मुश्किल है। लेकिन बहरहाल जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके थ्रू ये गुफ्तगू कुछ सामने ज़रूर आई। अलबत्ता कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं हमें कार्रवाई क्या हो रही है उसका कुछ पता नहीं है, और उसकी एक बुनियादी वजह सलमान सफदर साहब जो आज मीडिया टॉक में बताते हैं वो ये है, उन्होंने कहा है कि साइफ़र केस को जो लटकाना है उसका मकसद भी बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि खान साहब अगर साइफ़र केस के अंदर उनकी सज़ा मुअत्तल होती है या बरी होते हैं तो उस सूरत में उस वक्त तक ये उसको लटकाना चाहते हैं जब तक कि अलकादर ट्रस्ट में उनको सज़ा ना हो जाए। तो इनका प्लान ये है कि अगर इमरान खान साहब को जो ऑलरेडी सज़ाएँ मिल चुकी हैं वो सज़ाएँ अगर ख़त्म होती हैं, मुअत्तल होती हैं, तो उस सूरत में अगला एक केस तैयार है, अगली एक केस में सज़ा तैयार है कि जिसकी वजह से उनको जेल में ही रखा जाए और इसका बहाना रखा जाए। खान साहब खुद भी ये कह चुके हैं कि इनका प्लान यही है, नैनी केस इन्होंने सितंबर अक्टूबर तक मुझे अभी जेल में रखना है। लेकिन ये मेरे जहन में अपने तौर पर एक सवाल ज़रूर है जिसको मैं डिग आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि सितंबर का ख़ास तौर पर क्या वजह है कि खान साहब जो है वो नाम ले रहे हैं। सितंबर में ऐसा क्या हो जाएगा जिसके बाद खान साहब को लगता है कि शायद उनको रिहाई मिल सकती है, उससे पहले तक रिहाई मिलना मुमकिन नहीं है उनके लिए, ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा फर्दर बात करेंगे किसी वक्त। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा और ये काफ़ी इसका इम्कान भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह से साइफ़र केस जो कि तकरीबन ख़त्म हो चुका है इसके बावजूद वो चल रहा है, और अभी इद्दत वाला केस है उसमें भी उनकी सज़ा मुअत्तल होना बाकी है, और जितनी तेज़ी से अलकादर का ट्रायल हो रहा है उसमें भी ऐसे लग रहा है कि सज़ा फौरी तौर पर सुनाई जाएगी। तो ये सब अरेंजमेंट्स बज़ाहिर तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जो बातचीत से मसला हल होना था वो तो नहीं होने लगा, जो खान साहब ने आज कर छोड़ी है उसके बाद कोई अंदाज़ा इस तरह का है नहीं। अब जी आगे अगर बात करें तो शेर अफजल मरवत साहब ने कल गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में
ये बात की कि जी जो रजीम चेंज हुआ था, खान साहब की जो गवर्नमेंट गिराई गई थी, उसमें अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का भी हाथ था। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत साहब ने दिया है। उनको भी वैसे मशवरा है कि किसी वक्त तो वो कहते हैं ना, मुहावरतन के घोड़े बांध लिया करें, तो किसी वक्त तो उन्हें मोहतात होकर बात करनी चाहिए। भी कुछ दिनों से काफ़ी सुकून था, अपने लोगों के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे थे, पार्टी भी उनको बड़ा प्रमोट कर रही थी, मैं देख रही थी ऑफिशियल अकाउंट से उनकी चीज़ें काफ़ी हाईलाइट हो रही थी, तो सब अच्छा चल रहा था उनके एंड से। लेकिन फिर वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि जिसकी वजह से फिर तनकीद की जद में आ जाते हैं और पार्टी के लिए भी मुश्किल बन जाते हैं। अब सऊदी अरेबिया का बज़ाहिर इस रजीम चेंज में कोई किरदार उस तरह से तो नहीं है रिकॉर्ड पर, और ना ही खान साहब ने कभी इस हवाले से सऊदी अरब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, अगर किसी को ये लगता भी है कि जी सऊदी अरब चूंकि अमेरिका के करीब है तो इसलिए वो ये ज़रूरी तो नहीं कि उसके हर फेल के अंदर सऊदी अरब जो है उसको उसी तरह से सपोर्ट करता है या उसके लिए बाकायदा कोई उसने यहाँ पे किरदार भी अदा किया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सऊदिया का कोई भी किरदार यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो तीसरी चीज़ ये है कि कोई बात अगर आपकी ज़ाती राय है भी तो उसको हर वक्त ज़ाती राय का इजहार भी अच्छा नहीं होता। अगरचे बाद में उन्होंने कहा है शेर अफजल मरवत साहब ने आज के रोज़ कि जी ये मेरी ज़ाती राय थी, पार्टी पॉलिसी नहीं थी, और पार्टी ने भी एक ऑफिशियल अकाउंट से अपने जो है तरदीद जारी की कि ये शेर अफजल मरवत साहब का अपना एक ख्याल हो सकता है, लेकिन पार्टी पॉलिसी ये नहीं है। ना इमरान खान साहब ने कभी ऐसा कुछ कहा है, बल्कि हमेशा सऊदी अरब को या शहजादा सलमान को हमेशा बड़ा रिगार्ड किया गया, उन्होंने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया वगैरह वगैरह, तो उन्होंने टोटली इसको निगेट किया है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने कहा मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूँ और ये मेरा ज़ाती बयान है। बहरहाल तो बहरहाल अगर आपका ज़ाती बयान भी है, लेकिन आप हैं तो पीटीआई के ना, तो आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं इस वक्त, जबकि आपको मालूम है कि सऊदी अरब का एक वफ्द भी दौरे पर आया हुआ था। और आज खान साहब से इस मौजू पे जब बात हुई तो उन्होंने तो बल्कि इसको अप्रिशिएट किया कि वेलकम करते हैं कि सऊदी अरब का जो वफ्द है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो हर जंग के कुछ उसूल होते हैं, हर महाज एक साथ नहीं खोलने जाते। इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आपकी पार्टी मुश्किल में है, आपका लीडर जेल में है, मैंडेट आपको वापस मिल नहीं रहा, अदालतें बेचारी बेबस नजर आ रही हैं अगर इंसाफ करना भी चाहें। तो ऐसी सूरत में आप ऑलरेडी जब एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों आप हर जगह पर हर महाज जो है वो खोलते चले जा रहे हैं अपने खिलाफ। तो कोशिश ये करनी चाहिए ऐसी सूरत में कि आप दोस्त बनाएं ना कि दुश्मन बनाएं। होना ये चाहिए कि आप मीडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आप बाकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें जो सियासी जमातें जो भी ऑन बोर्ड हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें। लेकिन यहाँ पे ये हर वक्त कोई ना कोई इनका स्टेटमेंट इस तरह का आता है किसी न किसी की तरफ से कि जिसके बाद एक नया महाज खुला होता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अब फजल रहमान साहब के बारे में कुछ बात कर दी और कहा कि जी वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं और ये वो, यानी एक तो वो पहले ही अभी कन्विंस नहीं थे कि पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलानी है, और दूसरी तरफ आप इस तरह के स्टेटमेंट भी अगर दे देंगे तो जाहिर है वो और दूर भाग जाएंगे, और अब यही उनकी तरफ से इशारा मिल रहा है कि वो अलग तौर पर ही तहरीक चलाएंगे। तो इस तरह जब आप किसी बड़ी जंग में होते हैं तो आपको बाज़ औक़ात छोटे मोटे जो लड़ाइयाँ हैं उनको पसे पुश्त डालना पड़ता है, लेकिन ये अक्लमंदी अभी तक पीटीआई में नज़र नहीं आ रही। बिला वजह के महाज खोलने में इस जमात का वैसे कोई सानी नहीं है। अब मिसाल यूसुफजई को ही देख लीजिए, भाई आपने गाड़ी की समरी भिजवा दी, रिजेक्ट भी हो गई, अब उसके ऊपर आप आके उसको क्लैरिफिकेशन देते हुए मज़ीद ऊट पटांग हरकतें कर रही हैं। अब मोहतरमा ने क्या किया कि जी ये जो सारी खबर थी ये तो जियो की रिपोर्टर नादिया ने जो दी है उसने इसलिए दिया है कि जी वो मेरे से पैसों का मुतालबा कर रही थी, और मैंने कहा कि जी हम तो लिफाफे शिफाफे नहीं देते। तो इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया ट्विटर के ऊपर जो कि उनकी पर्सनल चैट थी नादिया के साथ मुबैना तौर पर, और उनका नंबर भी उसमें नज़र आ रहा है। भाई आपको कैसे हक पहुंचता है कि आप किसी खातून रिपोर्टर का नंबर जो है वो इस तरह पब्लिक कर दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उस चैट को अगर आप पढ़ें तो उसमें कहीं उन्होंने पैसों की डिमांड नहीं की हुई, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और मोहतरमा जो है उनके ऊपर अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। तो मिशाल यूसुफजई भी एक बहुत ही मुझे लग रहा है कि इमेच्योर किस्म की खातून है, और इनको भी थोड़ी मेच्योर होने की ज़रूरत थी। और ये अजीब व गरीब किस्म की, कभी वो टिकटॉक पे हरकतें कर रही हैं, कभी किसी बात पे माफ़ी तिलाफ़ी, कभी किसी बात, और फिर हर बात का जो इनका आखिरी बहाना होता है वो ये कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इसके पीछे कोई है। वो कुछ लोग होते हैं ना जो अजीब व गरीब किस्म के एक नफसियाती मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त लग रहा होता है कि सारी दुनिया और सारे काम छोड़कर बस उनके पीछे पड़ी हुई है, न जाने उन्होंने ऐसा क्या अचीव कर लिया है। तो भाई अभी तो आपने ऐसा कुछ खास अचीव भी नहीं किया, तो आपके पीछे क्यों कोई पड़ा होगा।
खबर ये आ रही है कि जी बाकी केपी के लोग भी कोई कैबिनेट के उनसे इतने कोई खुश नहीं है, लेकिन खान साहब ने उनकी खुद से सिफारिश की थी कि जो उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाए, तो इसलिए उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जिस तवातुर से वो ये हरकतें कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा देर इस गवर्नमेंट में रह पाएंगी। उनको अपनी नशिस्त से हाथ धोना ही पड़ेगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इतनी इमेच्योरिटी जो है बार बार वो ज़ाहिर है सूबे की हुकूमत के लिए एक सुबकी का बायस भी बनती है और ख़ुद पीटीआई के लिए भी सुबकी का बायस बनती है। तो ये तो जी मिसाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत साहब के हालात वाक़यात हैं। अब आ जाते हैं, आपको बताएं कि अच्छी खबर केपी से ये है कि एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, डोनर्स कॉन्फ्रेंस, जो भी आप इसको कह लें, और इसमें जो मुशीर हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उनकी तरफ से आज एक ब्रीफिंग भी दी गई, खिताब भी किया गया। इस मौके पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूएस एड और यूरोपीय यूनियन की तरफ से सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया गया और $1.8 मिलियन के उनका कहना है कि जो मंसूबे हैं उसके लिए कमिटमेंट्स कर ली गई हैं। तो ये एक बड़ी सरमायाकारी है, अगर ये आती है केपी में तो ये यकीनी तौर पर केपी गवर्नमेंट के लिए बड़ी सहूलत होगी, क्योंकि एक तरफ इन्हें इस मसाइल का सामना है कि वफाक उस तरह से पैसे नहीं दे रहा, और ज़ाहिर है कुछ वैसे ही हमारा मुल्क ओवरऑल ये गुर्बत में है, तो इस वक्त तो पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को है। तो ऐसे माहौल में अगर इन बैंक्स की तरफ से अलग से भी केपी के लिए कुछ स्पेशल इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बताया जा रहा है कि तरक्याती फंड्स में और तालीम में और फिर एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं इनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक अचीवमेंट होगी। लेकिन लेट्स सी कि ये कमिटमेंट्स कब पूरी होती हैं। इसके साथ जी 2-3 अहम खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है जनाब, और ये इंक्वायरी कमेटी बनी है हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए। उन पर इल्ज़ाम है टॉप सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें कोई नाजायज़ इख्तियारात का मामला है, उन पर इल्ज़ाम था, जिसके अंदर अब खबर ये आ रही है कि फ़ौज की तरफ से ये इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और अब ये जो कमेटी है इस पर करेगी। ये एक अहम खबर इसलिए है कि आमतौर पर अभी तक हम ये देख रहे हैं कि फ़ौज अपने साबिक जो फ़ौजी अफसरान हैं या ख़ास तौर पर जो सरबराहान हैं, अहदेदारान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को कभी भी इनकरेज नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर फैज़ हमीद साहब को, जिनको भी कल ही धरना कमीशन में एक क्लीन चिट मिली है, उनके लिए इस तरह की कमेटी का बनना, इससे दो तासुर मिल रहे हैं। एक तो ये कि अगर तो इसमें वाक़तन उनको करार वाकई यानी उनको कसूरवार करार दिया जाता है तो भी, और अगर नहीं दिया जाता तो इसका मतलब तो ये कि फिर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा उसको भी क्लीन चिट देने के लिए फिर ये स्पेशल कमेटी बनाई गई है। बज़ाहिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि किसी भी फौजी के खिलाफ तो आपका कोई भी कमीशन हो, कोई कमेटी हो, वो कभी भी कोई फाइंडिंग्स नहीं लेके आती और ना ही कभी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये एक बहरहाल अपनी नौयत की एक डिफरेंट खबर है। लेट्स सी कि इसमें से आखिर में क्या निकलता है। आज़म सवाती साहब के साथ आज बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ है। 11 बजे वो FIA के ऑफिस गए हैं एक तफ्तीश का हिस्सा बनने के लिए, मुतअद्दिद मुकदमात हैं उनके ऊपर, और उसके बाद उनको कई घंटे तक अंदर बिठाए रखा गया, कोई उनसे रब्ता नहीं हो रहा था, कुछ उनके वकीलों को पता नहीं था कि उनका स्टेटस क्या है। फिर ये क्या सराई होने लगी कि शायद FIA ने उनको गिरफ्तार ही कर लिया है, लेकिन उसकी तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं थी। फिर अल्टीमेटली मुख्तलिफ जगहों पर इस पर तशवीश का इजहार होने लगा, और फिर शाम तक वकला ने यह तय कर लिया कि रात के वक्त ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी आज़म सवाती की बाजियाबी के लिए। तो अभी ये खबरें चल ही रही थी कि इतने में फिर पता ये चला कि 11 घंटों के बाद आखिरकार आज़म सवाती को रिलीज़ कर दिया गया। अब ये बहुत ही एक इनह्यूमन किस्म का ट्रीटमेंट है जो एक 70 साल से ऊपर शख्स के साथ आप कर रहे हैं कि उसको 10-11 घंटे आपने ऑफिस में बिठाए रखा है। ऐसी कौन सी तफ्तीश थी जो एक ही दिन में आपको करनी थी और मुसलसल करते रहना थी। तो ये बज़ाहिर एक अगैन इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और जब एक बंदा खुद आ रहा है, आपके साथ शामिल तफ्तीश हो रहा है, आपसे ताउन कर रहा है, तो फिर इस बात को समझने से मैं तो कासिर हूँ कि उससे फिर आप सारा दिन बिठा कर, और वो भी इस तरह के उसके बारे में कोई खैर खबर बाहर ही नहीं जा रही, तो यकीनी तौर पर इसका मकसद कोई भी खालिस्तन कानूनी तफ्तीश तो नहीं हो सकता। इसमें अजियत देने के अलावा और क्या अंसर हो सकता है। जेल से एक ख़त सामने आया उमर सरफराज चीमा साहब और जो दीगर यहाँ पर असीरान हैं उनकी तरफ से। बड़ा इंपॉर्टेंट ये ख़त है। उन्होंने कहा है कि जी जो 9 मई के वाक़यात से बाद बहुत सारे लोग जो थे वो छोड़ गए PTI दबाव की वजह से और मसाइल की वजह से।
तो उन्होंने कहा अब उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो वापस आना चाहते हैं। जब उन्होंने अपने लीडर की कमिटमेंट देखी है सारी इस दौरान, 1 साल के दौरान, जो उन्होंने उनकी सब्र और इस्तकामत देखी है, और फिर उसके बाद जो लोगों का पीटीआई के साथ एक जुड़ना देखा है, जो उन्होंने 8 फरवरी को रिजल्ट देखा है, तो उसके बाद वो समझते हैं कि उन्हें भी पीटीआई में वापस आना चाहिए और वो इस गलती पर पछता भी रहे हैं। तो उन्होंने इस हवाले से बड़ा एक डिफरेंट ओपिनियन लिया है जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर मैंने देखने में नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जी इनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और इस सिलसिले में बाकायदा एक प्रोसीजर बनाना चाहिए कि ये तमाम लोग जो वापस पीटीआई में आना चाहते हैं वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को एक दरख्वास्त दायर करें और दरख्वास्त में उसके बाद जो मामला है वो पैनल के सामने रखा जाए, जो भी कमेटी है, और उसके बाद खान साहब तक ये मामला पहुंचाए जाएं ताकि जो लोग इनमें से साफ शफाफ हैं उनको वापस पीटीआई में लिया जा सके, उनके लिए नरमी बरती जाए। तो ये बड़ी ज़र्फ की बात है कि आप खुद जेल भुगत रहे हैं और 10-10 महीने 11-11 महीने से जेल भुगत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि जिन्होंने नहीं भी जेल भुगती, जो टूट भी गए, कमज़ोर निकले, लेकिन कोई बात नहीं, दिल से ठीक है, नियतन ठीक है, लेकिन कमज़ोर निकले, नहीं इतना बर्दाश्त कर पाए, चलो कोई बात नहीं, इनको भी काफिले का हिस्सा बना लो। तो ये बड़ी आला ज़र्फ़ी की बात है, वरना आमतौर पर तो लोग कहते हैं यार जेलें हम काट रहे हैं, कुर्बानी हम दे रहे हैं, ये क्यों वापस आ जाए भाई पीटीआई में। तो ये बड़ा एक उन्होंने आला ज़र्फ़ी का वैसे मुजाहरा किया है। और इस दौरान जब ये काफ़ी बातें हो रही हैं कि किसने वापस आना है किसने नहीं आना, तो उस दौरान ये ख़त इनका सामने आया, तो बड़ी ये मुझे तो हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट भी लगी। और बस आज इतनी अब खबरें काफ़ी हैं। एक सिर्फ छोटी सी खबर ये बता दूं कि जज साहब के खिलाफ जज एजाज मलिक के खिलाफ जो रेफरेंस आया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के खिलाफ, उन्होंने इस रेफरेंस को बदनीयती पर करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आगे का मामला जो है उसी तरह काम जारी रखेंगे। तो ये एक जो खबर आई थी उसका फॉलोअप था, मैंने कहा ये भी आपको जाते जाते दे दूं। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।